हेलो टू बी डॉक्टर्स। आज हम लोग सबसे लास्ट चैप्टर बायोलॉजी की पढ़ने वाले, दैट इज बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। जो 32 डेज की जर्नी थी वो आज बायोलॉजी की खत्म होने वाली है। हमारी स्टोरी आज एंड करने वाली है। आई होप आप लोग भी उतना एक्साइटेड होगे जितना मैं एक्साइटेड हूँ। बच्चों, हमने कहाँ से स्टार्ट किया था कि बायोलॉजी एक कहानी है, हम बने तुम बने और हमारे अंदर जितने भी लिविंग प्रोसेस हो रही है उसकी कहानी। हमने एक एक करके सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स, कैसे ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स बने, कैसे उनके अंदर लिविंग प्रोसेसेस हो रहे हैं उनके बारे में पढ़ा। हम कैसे बने, लिटरली रिप्रोडक्शन हमने पढ़ा। क्या हमारे में सिमिलर है जो हम अपने मम्मी पापा जैसे दिख रहे हैं उसके बारे में पढ़ा। कैसे हम इवॉल्व होकर के यहाँ पे आए, क्या लिविंग ऑर्गेनिजम्स है जो हमें इन्फेक्ट कर रही है, कैसे हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स की हेल्प से अपने कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स बना रहे हैं जो हमारे लिए यूजफुल है, कैसे बायोलॉजी में टेक्नोलॉजी को हम लोगों ने यूज किया, कैसे हम लोगों ने इकोसिस्टम कैसे हमारा काम कर रहा है एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट होकर के, इसके बारे में पढ़ा। एंड आज जो हमने फर्स्ट डे पढ़ा था ना बच्चों, बायोडाइवर्सिटी, जो इतने सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो दुनिया में है उसकी जो कहानी थी, उसको आज उसी से हम लोग खत्म करने वाले हैं। आज उसी बायोडाइवर्सिटी को कैसे बचा करके रखे बच्चों, ये हम लोग पढ़ने वाले हैं। इतने दिन की जो मेहनत थी वो बस हमें यही सिखा रही थी कि इतने सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, इतने लिविंग प्रोसेसेस हो रहे हैं, कितने ब्यूटीफुली हम इंटरेक्ट करके रह रहे हैं, बट फिर भी इन्हें बचाने की जरूरत क्यों आई? क्योंकि हमने अपनी एक्टिविटीज से बायोडाइवर्सिटी को खत्म करने का सोचा और खत्म करने भी लगे, जिसकी वजह से मोस्ट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म बिफोर गेटिंग आइडेंटिफाइड बच्चों खत्म हो रहे हैं, एक्सटिंक्ट हो रहे हैं। तो ये हमारी जिम्मेदारी है क्योंकि हमने पढ़ा है बायोडाइवर्सिटी के बारे में कि कैसे हम कंजर्व करके रख सके। 15 to 24 अगेन बहुत सेंसिटिव एज है जिसमें तुम जो सीखोगे वही फ्यूचर में करोगे। तो तुम्हें पता है कि कितना इंपॉर्टेंस है इस बायोडाइवर्सिटी का, प्लांट्स का कितना इंपॉर्टेंस है, तो एटलीस्ट तुम इन्वॉल्व हो सकते हो कंजर्वेशन प्रोग्राम्स में। तुम माइन्यूट माइन्यूट लेवल पे कंजर्वेशन कर सकते हो, कोई एरिया में देख रहे हो ट्री कट होते हुए, रीजन पूछो। वैसे तो इसका कोई भी रीजन नहीं होता, वो कुछ वैल्यूएबल रीजन देंगे, बट तुम अपने साइड का रीजन देना, नहीं ये पेड़ को काटने से ऐसा हो सकता है, क्योंकि अब तुम्हें बहुत ज्यादा डिटेल में पता है, पूरी बायोलॉजी की डिटेल पता है। तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, आज मैंने जो स्टोरी थी बायोलॉजी की वो बिना लिखे बहुत छोटे फॉर्म में एक्सप्लेन कर दी। आज मैं लिखने ही वाली हूँ। और आज डायरेक्टली हम लोग पहले एनसीईआरटी पढ़ेंगे, फिर अपना ओआरएस रिवाइज करेंगे। ओआरएस में बच्चों मैंने एनसीईआरटी के ही ऑलमोस्ट कटआउट्स लगाए क्योंकि एनसीईआरटी ही इसकी। तो बच्चों, बायोडाइवर्सिटी, हमें पता है कि हमारा दुनिया कितना सुंदर है क्योंकि इतने सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स है। कोई दूर से एलियन भी हमारे जब प्लैनेट को देखेगा ना वो सोचेगा वाह क्या सुंदर प्लैनेट है, क्योंकि इतने सारे 20,000 तो यहाँ सिर्फ एक चींटी की स्पीसीज है, 3 लाख बीटल्स है, 28,000 फिशेस, मतलब अनइमेजिनेबल बच्चों की कैसे ये दुनिया कैसे इतनी सुंदर बन गई है। तो बायोडाइवर्सिटी को जो टर्म ये किसने दिया था, ये तो हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में नहीं पढ़ा, इसको एडवर्ड विल्सन ने दिया था। और उन्होंने बोला कि हम लोग बायोडाइवर्सिटी की जो स्टडी कर सकते हैं वो बहुत सारे लेवल्स पे कर सकते हैं। पहले बेसिक एक जेनेटिक लेवल पे देखो, मान लो कि कोई एक स्पीसीज है, रोबोल्फिया वोमिटोरिया, उसके जेनेटिक लेवल पे ही कितना ज्यादा डाइवर्सिटी है, मतलब उसके जो केमिकल कंसेंट्रेशन ऑफ उसके एक्टिव केमिकल के बेसिस पे, उसकी पोटेंसी के बेसिस पे डिफरेंट टाइप ऑफ तुम्हारे रोबोल्फिया वोमिटोरिया प्रेजेंट है। मतलब तुम एक राइस को ही ले लो, उसके 50,000 जेनेटिकली डिफरेंट स्ट्रेन्स प्रेजेंट है। एक मैंगो फ्रूट को ले लो, उसके भी हजार वेराइटी। तो जेनेटिक लेवल पे पहले बात करो, एक ऑर्गेनिज्म के लेवल पे बात करो, एक सिंगल स्पीसीज के लेवल पे बात करो। उसके बाद स्पीसीज डाइवर्सिटी आती है। वेस्टर्न घाट में अलग स्पीसीज मिल रही है, ईस्टर्न घाट्स में अलग मिल रही है, इसके बारे में बात करूं। फिर इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी, मतलब जैसे डेजर्ट्स हो गया, रेन फॉरेस्ट हो गया, एक प्रॉपर इकोसिस्टम, एक प्रॉपर जगह पे कितने ज्यादा ग्रेटर इकोसिस्टम होते हैं, वही दूसरी जगह जैसे नॉर्थ वहां पे कितना कम इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। तो पहले एक सिंगल स्पीसीज के जेनेटिक लेवल पे बात की, फिर हम लोगों ने दो एरिया के स्पीसीज को कंपेयर किया, फिर हम लोगों ने इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी की बात की। ये ना मिलियंस ऑफ इयर्स लगे बच्चों ये डाइवर्सिटी बनने में, लेकिन हम लोग उसको चंद दिनों में खत्म कर किए जा रहे हैं। हाउ मेनी स्पीसीज आर देयर ऑन अर्थ, यहाँ पे ये क्वेश्चन आता है। ये तो हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में ही देखा था। 1.7 टू 1.8 मिलियन थी, यूजुअली 1.5 मिलियन है, ऐसा इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज ने, IUCN ने 2004 में बताया था। ठीक है, और एक रॉबर्ट में डिफरेंट डिफरेंट लोग आए, उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट एस्टिमेट्स दिए। इसमें एक थोड़ा सा वैल्यूएबल एस्टिमेट्स रॉबर्ट मे का था, जिन्होंने बोला कि पूरी जो ग्लोबल स्पीसीज है वो अराउंड 7 मिलियन की है। ठीक है, अब यहाँ पे तुम देखो, मतलब इतना ब्यूटीफुल डाइवर्सिटी। अब तुम जब देखोगे कि 70% तो एनिमल्स है, प्लांट्स और एनिमल्स में कंपेयर करो तो प्लांट्स जो है ज्यादा है, और प्लांट्स में भी अगर तुम देखो तो इंसेक्ट, सॉरी एनिमल्स में अगर तुम देखो
प्लांट्स और एनिमल्स में एनिमल्स ज्यादा है, और एनिमल्स में अगर देखो तो इंसेक्ट ज्यादा है। मतलब अगर 10 एनिमल इस प्लेनेट में है तो उसमें 7 क्या है बच्चों? 7 इंसेक्ट्स है। ठीक है। अगेन तुम कैसे इसको एक्सप्लेन कर पाओगे? कोई तरीका नहीं है। वर्टिब्रेट्स में देखो फिशेस ज्यादा है, प्लांट्स में देखो फंगस और एंजियोस्पर्म ज्यादा है। इसमें तुम अगर सिर्फ फंगस को भी देखोगे ना, तो फंगस फिशेस, एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स और मिलियंस के और मैमल्स के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा मिलियंस ऑफ नंबर्स में प्रेजेंट है। बट ये जो है ये प्रोकैरियोट था, तो कोई प्रोकैरियोट को क्या पहले से ग्रो करके है? नहीं, प्रोकैरियोट को तो कभी भी कोई भी कल्चर मीडियम पे ग्रो कर सकते हैं। उनको ये फिगर में हम लोग कभी भी एस्टिमेट नहीं कर सकते। अब पूरे वर्ल्ड की अगर लैंड एरिया लेना तो बच्चों इंडिया 2.4% इंडिया का लैंड, उसमें भी अगर डाइवर्सिटी को कंट्रीब्यूट करने की बात हो तो 8.1% डाइवर्सिटी को कंट्रीब्यूट कर रहा है इंडिया, जिसमें 45,000 स्पीसीज है प्लांट्स की, और उससे भी डबल एनिमल्स की इंडिया से मिल रही है। अगर हम लोग मे के एस्टिमेट को देखें ना कि वो बोल रहे हैं 7 मिलियन स्पीसीज है, तो अभी तक 22% स्पीसीज ही हम लोग आइडेंटिफाई कर पाए हैं। मतलब 1 लाख से भी ज्यादा प्लांट स्पीसीज और 3 लाख से भी एनिमल स्पीसीज अभी तक आइडेंटिफाई ही नहीं हो पाए। इनफैक्ट ये आइडेंटिफाई होने से पहले ही एक्सटिंक्ट भी हुए जा रहे हैं। अब यहाँ पे आता है पैटर्न, बायोडाइवर्सिटी कैसे स्प्रेड है, थोड़ी सी बताओ मैम कि किस एरिया में कितनी बायोडाइवर्सिटी है। बायोडाइवर्सिटी सुन करके ही बहुत अच्छा लग रहा है, ये लास्ट चैप्टर बहुत अच्छा फील कराएगा और तुम्हें बहुत कुछ सिखाएगा। जैसे ही हम लोग इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाएंगे डाइवर्सिटी कम होती जाएगी। बहुत फ्यू एक्सेप्शंस है, जैसे ट्रॉपिक्स के पास ज्यादा स्पीसीज होते हैं एज कंपेयर टू टेम्परेट और पोलर एरियाज। ठीक है। कोलंबिया इक्वेटर के पास है इसलिए ज्यादा ब्लड की स्पीसीज है, वही ग्रीनलैंड दूर है तो कम स्पीसीज है। कोई भी फॉरेस्ट ट्रॉपिकल रीजन में है तो उसके पास 10 टाइम्स ज्यादा स्पीसीज है एज कंपेयर टू दोज व्हिच आर प्रेजेंट इन टेम्परेट और नियर द पोलर रीजन। जो तुम अमेज़न फॉरेस्ट के बारे में सुनते हो उसका तो ग्रेटेस्ट, इंडिया में सबसे ग्रेटेस्ट बायोडाइवर्सिटी तुम सोच भी नहीं सकते। वहां पे 40,000 प्लांट्स है, 3,000 फिशेज है, 1300 बर्ड्स है, 427 मैमल्स और 427 एम्फीबियंस, 378 रेप्टाइल्स और इनफैक्ट 1,25,000 से भी ज्यादा इनवर्टिब्रेट्स। 2 मिलियन इंसेक्ट स्पीसीज अभी भी डिस्कवर होना और उनका नामकरण, डिस्कवर होना और नामकरण दोनों बचा हुआ है, हमें पता ही नहीं है उन स्पीसीज के बारे में। अब ऐसा क्या है जो ट्रॉपिक्स में इतनी ज्यादा बायोडाइवर्सिटी है? बच्चों, ट्रॉपिकल जो लैटिट्यूड्स है ना वो बहुत समय तक अनडिस्टर्ब्ड, सालों साल से, मिलियंस ऑफ इयर्स, लाखों साल से वो अनडिस्टर्ब्ड है, जिसकी वजह से स्पीसीज का डाइवर्सिफिकेशन जो है वो वहां पे कम हो गया है। वहां पे सीजनल वेरिएशंस कम है, हम लोग सीजन को प्रिडिक्ट कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम लोग रह सकते हैं, इसलिए वहां पे ग्रेटर स्पीसीज डाइवर्सिटी है। वहां पे सोलर एनर्जी ज्यादा है तो वहां पे प्रोडक्टिविटी ज्यादा है, जिसकी वजह से वहां पे डाइवर्सिटी ज्यादा है। ठीक है। एक हो गया लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट, दूसरा एक स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप। छोटा सा बात है, माइन्यूट सा बात है, लेकिन बहुत बड़ा है। जैसे जैसे तुम कोई एरिया को इंक्रीज करोगे तो अल्टीमेटली क्या होगा, वहां पे जो नंबर ऑफ स्पीसीज का रिचनेस क्या है वो बढ़ता जाएगा। तुम इतने छोटे एरिया में देखो कम स्पीसीज दिखेगी, जैसे जैसे एरिया बढ़ाओगे स्पीसीज का रिचनेस क्या होगा, बढ़ता जाएगा। सिंपल सा एग्जाम्पल था जो कि अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ने दिया था, और उन्होंने एक इसको ग्राफ में भी एक्सप्लेन किया, और वो ग्राफ कैसा निकला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। और जब इसको तुम लोगैरिथमिक स्केल पे डालोगे तो एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी जिसमें लॉग एस, एस मतलब स्पीसीज रिचनेस उस एरिया की, इज इक्वल टू लॉग सी, सी मतलब वाई का इंटरसेप्ट, और जेड प्लस जेड लॉग ए, जेड इज द स्लोप ऑफ द लाइन, एंड ए प्लस लॉग ए इज द एरिया। अब उन्होंने बोला कि ये जो स्लोप ऑफ द लाइन यूजुअली स्टीपर होती है, 0.1 टू 0.2 होती है, लेकिन वही अगर तुम कोई बड़े बड़े कॉन्टिनेंट को देखो तो वो और भी ज्यादा, यू विल फाइंड दैट स्लोप ऑफ द लाइन और ज्यादा, जितना एरिया तुम बड़ा करोगे उतना वो स्टीपर, मतलब 0.6 टू 1.2 तक जा सकता है। और फ्रूट ईटिंग बर्ड्स का अगर तुम देखो, मैमल्स का ट्रॉपिकल एरियाज में देखो तो वो 1.15 है, मतलब इट इज फाउंड टू बी वेरी स्टीपर द स्लोप ऑफ द लाइन। बायोडाइवर्सिटी का ये जो स्पीसीज की डाइवर्सिटी है बच्चों, ये इकोसिस्टम के लिए कैसे इंपॉर्टेंट है? क्या ये भी कोई क्वेश्चन पूछने वाली बात है कि ये हमारे लिए कैसे इंपॉर्टेंट है? मतलब ये तो वही बात हुई कि अभी तो मुझे मुहावरा याद नहीं आ रहा, लेकिन क्या स्पीसीज का इंपॉर्टेंस पूछना ये कोई क्वेश्चन है? मतलब फिर भी उसका आंसर चलो हम लोग देते हैं। उसका आंसर ना एक बहुत अच्छी सी रिविट पॉपेट हाइपोथेसिस से, पॉपेट हाइपोथेसिस से दिया। उसमें क्या क्या, एक प्लेन बोला, एक प्लेन है और प्लेन के 2 विंग्स हैं। अब ये प्लेन किससे बना है? रिविट से बना है। अब जब ये प्लेन उड़ेगा
और हर पैसेंजर इसका एक-एक रिवेट निकालता जाएगा। तो प्लेन को हम लोगों ने इकोसिस्टम बोला, ठीक है। और ये जो पार्ट्स रिवेट से जॉइंट है, ये इसके स्पीसीज़ है, इस इकोसिस्टम के स्पीसीज़ है। अब इसमें जो बैठा ह्यूमन्स है, हम लोग, गंदे लोग, हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको निकाल-निकाल करके अपनी जर्नी में फेंके जा रहे हैं। तो क्या इस इकोसिस्टम का फंक्शन अफेक्ट होगा? बिल्कुल होगा। और अगर कोई एकदम पागल आदमी है जो इसके विंग्स के रिवेट्स को हटा दिया, मतलब जो की स्पीसीज है जो दुनिया को रन कर रहा है उसी को हटा दिया तो क्या होगा? बहुत ज्यादा डेंजर हो जाएगा फॉर द इकोसिस्टम। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। ये पॉल अल्ड्रिच साहब ने इसको कंपेयर किया था कि एक एयरप्लेन एक इकोसिस्टम है, उसके पास जॉइंट है रिवेट्स है जिसको स्पीसीज़ बोल रहे हैं। अब जैसे-जैसे हम लोग जर्नी के टाइम पे एक रिवेट को हटाएँगे, तो वो स्पीसीज़ एक्सटिंक्ट होते जाएगी और फ्लाइट की सेफ्टी भी प्रॉपर फंक्शनिंग इकोसिस्टम का अफेक्ट होगा। बट जितने ज़्यादा तुम रिवेट्स को रिमूव करते जाओगे, उतना ज़्यादा जो प्लेन है वो वीक होता जाएगा और अगर तुमने जो सबसे क्रिटिकल अगर विंग से ही रिमूव कर दिया तो तुम्हारा जो की स्टोन स्पीसीज है उसको ही रिमूव कर दिया तो मेजर इकोसिस्टम का जो फंक्शन है वो खराब हो जाएगा। अगर तुम जब तक सीट से निकाल रहे हो, जब तक विंडो से निकाल रहे हो तब तक फिर भी थोड़ा ठीक है, लेकिन तुमने की स्पीसीज को ही निकाल दिया तब तो तुम्हारा सत्यानाश। तो डेविड टिलमैन ने एक एक्सपेरिमेंट था बच्चों, यहाँ पे एक चीज थी कि स्टेबल कम्युनिटी किसको बोलते हैं? स्टेबल कम्युनिटी उसको बोलते हैं कि जहाँ पे जो वेरिएशंस हो ईयर टू ईयर वो कम हो। तो डेविड टिलमैन ने एक आउटडोर प्लॉट लिया था और उसके थ्रू शो किया था कि जिस एरिया में लेस ईयर टू ईयर वेरिएशंस हो रहे हैं वहां पे ज्यादा नंबर ऑफ स्पीसीज है, वहां पे ज्यादा प्रोडक्टिविटी है। ठीक है। अब लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, सबसे पहले तुम ये जानो कि कितने आईयूसीएन के अकॉर्डिंग कितने स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो चुके हैं बच्चों। 784 स्पीसीज लास्ट 500 साल में खत्म हो गए। ये तो डॉक्यूमेंटेड है, क्या पता अनडॉक्यूमेंटेड कितने चले गए। रिसेंट डोडो बर्ड गया, क्वेगा गई, थाइलसिन गया, स्टेला सी काउ गए, 3 सब स्पीसीज टाइगर के खत्म हो गए। लास्ट 20 ईयर में अकेले 27 स्पीसीज जो नोन थी वो खत्म हो गई। और ये एक्सटेंशन ऐसा नहीं है रैंडम हो रहा है। और आज के डेट में 15,500 वर्ल्ड वाइड ऐसी स्पीसीज है जो एक्सटिंक्ट होने वाली है। सेम जो कि जिसमें 12% बर्ड, 23% मैमल और 32% एम्फीबियन एंड 31% जिम्नोस्पर्म्स है जो एक्सटिंक्ट होने वाली है। अगर तुम लास्ट लॉन्ग पीरियड मोर देन 3 बिलियन ईयर्स में देखो ना, जब से अर्थ बना है तो 5 एपिसोड हुए थे एक्सटिंक्शन के बड़े बड़े और अभी सिक्स्थ एक्सटिंक्शन का एपिसोड होने वाला है। और जो एक्सटेंशन का जो रेट है बच्चों वो 100 टू 1000 टाइम से बढ़ रहा है, एक्सटिंक्ट होने का चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। अब ऐसा क्यों हो रहा है, बायोडाइवर्सिटी लॉस क्यों हो रहा है, ये भी कोई क्वेश्चन नहीं है हमारे और ये तुम्हारे वजह से ही हो रहा है। हैबिटेट लॉस एंड फ्रैगमेंटेशन, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर जहां पे जो एनिमल जो प्लांट का घर है उसको ही हम लोग अपने मतलब के लिए खत्म किए जा रहे हैं। बच्चों अमेजोन फॉरेस्ट सब जानते हैं वो लंग्स है प्लानिट का, सबसे ज्यादा जो ऑक्सीजन दे रहा है इस प्लानिट को वो अमेजोन फॉरेस्ट है। अब हम लोग उसको डिस्ट्रॉय करें क्यों? क्योंकि हमें सोयाबीन कल्टीवेट करना है लिटरली, और हमें ग्रासलैंड्स बनाना है ताकि वहां पे बीफ कैटल ग्रो कर सके। हम लोग एक इतने अच्छे सोर्स ऑफ एनर्जी को क्या कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं। अल्टीमेटली क्या होगा, वहां पे जो स्पीसीज रहती है वो क्या होगी, खत्म हो जाएगी। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट कॉज है उसके घर, मतलब जो ऑर्गेनिज्म है उसका घर को ही खत्म कर देना, तो वो कहाँ रहेगी, वो एक्सटिंक्ट हो जाएगी। दूसरा ओवर एक्सप्लॉइटेशन, हमारा नीड है कि हमें घर कपड़ा मकान चाहिए, लेकिन जब ये नीड ग्रीड में कन्वर्ट हो जाता है तो बच्चों हम लोग क्या करते हैं, ओवर एक्सप्लॉइट करने लगते हैं अपने ग्रीड के लिए कि हमें ये भी चाहिए हमें वो भी चाहिए। तो अल्टीमेटली इसी की वजह से स्टेलर सी कॉ, पैसेंजर पिजन, मरीन फिशेस सब क्या हो रही है, एक्सटिंक्ट हो रही है ऑन द वर्ल्ड। ये स्टेलर और पैसेंजर तो हो चुके हैं, मरीन फिशेस जो है वो इंडेंजर्ड स्पीसीज में आ रही है। एलियन स्पीसीज इन्वेजन, कोई एक पर्टिकुलर एरिया में बाहर से कोई स्पीसीज अगेन या तो अपने मतलब के लिए या फिर अनइंटेंशनली भी आया है, तो वहां पे जो स्पीसीज है वो अफेक्ट हो रही है। इसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है लेक विक्टोरिया में नाइल पर्च जब आया तो चिचलिड फिश को वहां पे बहुत दिक्कत होने लगी। सिमिलरली जहाँ पे कैरेट ग्रास, पार्थिनियम आया, लैंटेना आई, वाटर हायासिंथ आया, उसके वजह से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुई। इंट्रोड्यूस किया एग्रीकल्चर पर्पस के लिए, लेकिन हमने ये नहीं देखा कि जो ऑलरेडी वहाँ पे रिवर में कैटफिश है उसको उसकी वजह से कितनी प्रॉब्लम हो रही है। इस कैटफिश का नाम अफ्रीका की क्लैरियस गैलियरपाइनस है। को एक्सटिंक्शंस बच्चों जो एक दूसरे पे म्यूचुअलिज्म शो करे, एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करे, फॉर एग्जाम्पल जो प्लांट और पॉलिनेटर है, किसी एक को खत्म करो प्लांट तो उस पे जो पॉलिनेट करने वाला स्पीसीज है वो भी चला जाएगा।
पॉलिनेटर को खत्म करो, प्लांट की स्पीसीज मर जाएगी, इसको बोलते हैं को एक्सटिंक्शन। तो ये है एक्सटिंक्शन का रीजन, बायोडायवर्सिटी लॉस का रीजन। अब हमें क्यों कंजर्व करना है, ये भी कोई क्वेश्चन है क्या? वाई शुड बी कंजर्व? बायोडायवर्सिटी हमसे ले कुछ नहीं रहा, हमें दे बहुत कुछ रहा है। नैरोली यूटिलिटेरियन है, ब्रॉडली यूटिलिटेरियन है, और सबसे इंपॉर्टेंट एथिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ही तुम देखो, तुम दूसरे ऑर्गेनिजम्स को मार करके क्या ही भला कर लोगे। नैरो यूटिलिटेरियन, तुम देखते हो बायोडायवर्सिटी के जितने भी सोर्सेज है उससे हम लोग खाना ले रहे हैं, फायरवुड ले रहे हैं, फाइबर ले रहे हैं, मतलब डे टू डे लाइफ जो हमारा चल रहा है उसी के बेसिस पे चल रहा है, और तुम उसी को खराब कर रहे हो। तो एक तो इसका ये यूज है, दूसरा ब्रॉडली, ब्रॉड टर्म्स में अगर बात करें, जो पैसों में मोला भी नहीं जा सकता, वो दे रहा है हमें बायोडायवर्सिटी। तुम कहीं भी निकलो, वहां पे प्लांट्स है, एस्थेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से तुरंत बगल में खड़े होकर फोटो खिंचा लेते हो, वो प्लांट ने तुम्हें बहुत कुछ दिया, तुमने उस प्लांट को क्या किया, उसको काट के खत्म कर दिया। तो ये तो तुम कैलकुलेट भी नहीं कर सकते मनी में कि इसका, और जो वो ऑक्सीजन दे रहा है, तुम क्या दे रहे हो उसको, इंटर्न CO2, अलग बात है वो CO2 यूज करेगा, लेकिन अगेन तुम वो प्लांट को हटा दे रहे हो जो तुम्हें ऑक्सीजन दे रहा है, जो तुम्हें फ्रेश एयर अंदर लेने में हेल्प कर रहा है। अगेन कांट बी कैलकुलेटेड इन मॉनेटरी टर्म्स। एथिकल रीजन सबसे बड़ा तो एथिकली है बच्चों, क्या इंट्रेंस, तुम्हें मजा आएगा कोई पेड़ में जो चार बर्ड रह रही है वो पेड़ को खत्म करके? नींद कैसे आएगी रात में? मोरल वैल्यूज में हमने क्या सीखा है, यही सीखा है? नहीं। अब जब तुम्हें इतना कुछ पता चल गया तो तुम बायोडायवर्सिटी को कैसे कंजर्व कर सकते हो ये जानो। एक तो वो जो ऑर्गेनिज्म जहां पर है वहीं पे हम लोग उसको कंजर्व कर सकते हैं, इन सीटू कंजर्वेशन कर सकते हैं। एक होता है एक्स सीटू कंजर्वेशन, जहां पे हम लोग ऑर्गेनिजम्स को बाहर निकाल करके दूसरे जगह पे रह करके उसको कंजर्व करते हैं। ठीक है, तो इन सीटू कंजर्वेशन बच्चों, क्या मतलब, उसके एरिया में बहुत सारा एरियाज है बच्चों। मान लो एक बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट्स है, वहां पे बहुत सारा तुमको स्पीसीज रिचनेस मिलेगा, तो वहां पे बहुत सारी स्पीसीज है, तुम उसको प्रोटेक्टेड रखो। इंडिया में ऐसे 34 बायो हॉटस्पॉट्स है बच्चों। तो ये जो इंडिया में नहीं, वर्ल्ड में ऐसे 25 हॉटस्पॉट्स है बच्चों। फॉर एग्जांपल वेस्टर्न घाट्स ले लो, श्रीलंका ले लो, इंडो बर्मा ले लो, हिमालय ले लो, ये सब तुम्हारे क्या है, हॉटस्पॉट्स है जहाँ पे बहुत सारी टाइप की स्पीसीज है। इसको प्रोटेक्ट करके रखो। ये जरूरी है कि हाँ ये 2% से भी कम कवर कर रही है एरिया को, लेकिन ये जो हमें दे रही है उसका कोई मोल नहीं है। और क्या है, बायोस्फीयर रिजर्व्स है 14, नेशनल पार्क्स है, सेंचुरीज है, यहाँ पे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करो। सेक्रेड ग्रूव्स है, कहाँ पे, खासी एंड जैंतिला हिल्स में, इनको प्रोटेक्शन दो। और एक होता है XC2, मतलब अगर कोई ऑर्गेनिज्म वहां पे थ्रेट में है कि टाइप मर जाएगा वो अगर वहां पे रहेगा, तो वहां से निकाल के हम लोग, आजकल जू सिर्फ घूमने के लिए नहीं जाना है बच्चों, जू का इंपॉर्टेंस है। वो जो एनिमल है वो कहीं एक्सटिंक्ट होने वाला था, इसलिए हम लोगों ने जूलॉजिकल पार्क्स, बोटानिकल गार्डन्स बनाए, वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क्स बनाए। और बहुत सारा मेथड्स है, हम लोग XC2 कंजर्वेशन और कैसे कर सकते हैं, मान लो कोई प्लांट लग रहा है, थोड़े दिन बाद जा सकते हैं, क्रायो प्रिजर्वेशन टेक्निक, एग्स को हम लोग प्रिजर्व करके रख सकते हैं, हम लोग सीड को सीड बैंक्स में प्रिजर्व करके रख सकते हैं। अगेन क्या यहाँ पे रोल सिर्फ एक जन का है, क्या सिर्फ तुम्हारा रोल नहीं है? सिर्फ पॉलिटिकल गवर्नमेंट का रोल है प्लांट्स और एनिमल्स को प्रोटेक्टेड रखना और सोसाइटी को प्रोटेक्टेड रखना, एक एरिया को प्रोटेक्टेड रखना? नहीं, हर एक इंडिविजुअल का रोल है। सबसे पहला जो समिट था वो 1992 में स्टार्ट हुआ था, जिसमें एप्रोप्रिएट मेजर लिया गया था बायोडायवर्सिटी को कंजर्व करने का। फिर वही 10 साल बाद 2002 में वापस से रिपीट हुआ वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, 190 कंट्रीज आई और वहां पे उन्होंने शपथ लिया कि हम लोग जो करेंट रेट है बायोडायवर्सिटी लॉस का उसको कम करके रहेंगे बाय 2010। सिर्फ गवर्नमेंट का रोल नहीं है, सिर्फ हायर पावर्स का रोल नहीं है, हर एक इंडिविजुअल का रोल है। और ये चैप्टर बायोलॉजी में इंट्रोड्यूस करने का मतलब ही ये है कि हम और तुम ही तो देश का फ्यूचर है। और जब हमें इंपॉर्टेंस पता होगी बायोडायवर्सिटी की, तो फ्यूचर में हम लोगों को पता है, तो हम लोग अपने आने वाले जनरेशन को पास करेंगे, और ये जो बायोडायवर्सिटी लॉस हो रही है वो क्या होगी, कम हो जाएगी। छोटा सा स्वीट सा क्रिस्प सा चैप्टर था जो तुमको 2 से 3 PYQ देता है। जल्दी से आंसर दे दो इसका, तो हम सारे क्या बोलते हैं, बायोडायवर्सिटी वर्ड किसने दिया है, एडवर्ड ने दिया। उन्होंने क्या बोला, बायोडायवर्सिटी को हर जीन, एक ऑर्गेनिज्म की, एक स्पीसीज के जीन लेवल से लेकर के जो डिफरेंट जगह की स्पीसीज के लेवल पे, और इनफैक्ट इकोलॉजिकल डिफरेंट डिफरेंट इकोसिस्टम की डाइवर्सिटी के बेसिस पे तुम स्टडी कर सकते हो। कितने स्पीसीज है, IUCN ने बोला 1.5 मिलियन है, रॉबर्ट मे ने बोला टोटल ग्लोबल स्पीसीज जो है वो 7 मिलियन है। उसमें भी अगर तुम ओवरऑल कंपेयर करो तो एनिमल्स ज्यादा है, एनिमल्स में भी इंसेक्ट ज्यादा है, और अगर फंगस को कंपेयर करो तो फंगस तो फिशेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, एनिमल सबसे ज्यादा है। ये पैटर्न कैसे है, जैसे जैसे तुम मूव करोगे कहाँ से, इक्वेटर से पोल्स की तरफ डाइवर्सिटी कम होती जाएगी।
और ट्रॉपिकल में ऐसा क्या है कि ट्रॉपिकल एरियाज में ज्यादा बायोडाइवर्सिटी है? वहां पे बिलियंस ऑफ ईयर्स से वो जो एरिया है वो अनडिस्टर्ब्ड है, वेरिएशंस के चांसेस कम है, टेम्परेचर वहां का प्रिडिक्टेबल है, ज्यादा सोलर एनर्जी, ज्यादा प्रोडक्टिविटी हो रही है। एक एरिया तुम जैसे छोटू एरिया से बड़ी एरिया में बढ़ते जाओ, नंबर ऑफ स्पीसीज क्या होगी, बढ़ती जाएगी। ये एक हाइपरबोला शो करती है इसकी ग्राफ, अगर इसको ड्रॉ करो तो। लोगैरिथमिक स्केल में log s इज इक्वल टू सी log c प्लस जेड log k, जिसमें z की वैल्यू जो स्लोप है वो बहुत स्टीपर है, लेकिन जैसे जैसे तुम एरिया बढ़ाओगे वो और स्टीपर होते जाएगी, 0.6 टू 1.2 होते जाएगी। फ्रूगीवोरस बर्ड्स को अगर ट्रॉपिकल एरिया लार्ज एरियाज में देखो तो उसकी स्लोप बस 1.15 है, बहुत स्टीप है। क्या इम्पोर्टेंस है, ये भी कोई क्वेश्चन है क्या? जैसे प्लेन में कोई भी पार्ट उसका रिमूव कर दो तो प्लेन वीक हो जाएगी, वैसे ही इस दुनिया में, इस इकोसिस्टम में कोई भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को रिमूव कर दो तो ये इकोसिस्टम का वर्किंग जो नेचर है वो कम हो जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट, प्लेन के विंग्स को हटा दो तो, अगर इकोसिस्टम की कई स्पीसीज को हटा दो तो वो तो थ्रेट हो जाएगा इकोसिस्टम के लिए, वो प्लेन के लिए भी वो थ्रेट हो जाएगा। बायोडायवर्सिटी की लॉस, आईयूसीएन ने बताया कि 784 स्पीसीज लास्ट 80 500 साल में जा चुकी है, और अभी कितनी एम्फीबियंस, कितने जिम्नोस्पर्म्स, मैमल्स, बर्ड्स जो है ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन है। अभी क्यों हो रहा है एक्सटेंशन सबको पता है, हमारा ही रीजन है। चार मेजर कॉजेज है जिसको द एविल क्वार्टेट बोलते हैं बच्चों, एविल क्वार्टेट। ये एविल चीज है, ये गंदी चीज है, ये भयानक चीज है, मतलब नॉर्मल नहीं है। किसी के जगह को, वहां पे कोई आदमी रह रहा है, वहां पे कोई एनिमल रह रहा है, कोई प्लांट रह रहा है, उसको खत्म करना, ओवर एक्सप्लॉइट, अपने नीड को ग्रीड में कन्वर्ट करना, एलियन स्पीसीज, बाहर से कोई स्पीसीज को अपने मतलब के लिए इंट्रोड्यूस करना, या को एक्सटेंशन, ये सारा तरीका है जिससे बायोडाइवर्सिटी जा रहा है। तो क्यों कंजर्व करना है? क्योंकि वो सिर्फ हमें नैरोली यूटिलिटेरियन, ऐसा नहीं है कि वो हम लोगों को श्रब्स और फायरवुड्स दे रहा है, इसके लिए ब्रॉडली यूटिलिटेरियन, वो ऐसी चीजें भी दे रहा है जो पैसों में तोली भी नहीं जा सकती। और एथिकल बेसिक मोरल वैल्यूज जो बचपन में हम लोगों ने सीखा, किसी इंसान, किसी जानवर, किसी प्लांट को मार करके क्या मिलेगा जो हमें इंटर्न बहुत कुछ दे रहा है, वो हमें दे रहा है और इंटर्न हम उसे मार रहे हैं, ये हमारे एथिक्स में नहीं आता है, ये हमारे मोरल वैल्यूज में नहीं आता है। अब हम लोग बायोडायवर्सिटी को कैसे कंजर्व कर सकते हैं? कुछ ऑर्गेनिजम्स को उसके जगह पे ही कंजर्व करो, कुछ ऑर्गेनिजम्स अगर उस जगह पे सेफ नहीं है उसको बाहर निकाल के भी कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल इन सीटू में हॉटस्पॉट्स है बच्चों, जो तीन मेजर हॉटस्पॉट्स, वेस्टर्न घाट, श्रीलंका, इंडो बर्मा, हिमालय का नाम यहाँ पे दिया हुआ है। बहुत सारे बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क और सेंचुरीज और सीक्रेट ग्रूव्स है जिसको तुम प्रिजर्व कर सकते हो। उसके अलावा एक्स-सीटू, उसको वहां से निकाल करके जूलॉजिकल पार्क्स में डाल दो, बोटानिकल गार्डन एंड वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क्स में डाल सकते हैं। आज के डेट में तो बहुत सारा आउट प्रोसीजर मेथड्स भी है, जैसे तुम्हारा क्रायो प्रिजर्वेशन टेक्निक्स है जिसमें एग्स को हम लोग प्रिजर्व कर रहे हैं, सीड बैंक्स है। अब यहाँ पे क्या सिर्फ तुम्हारा रोल है, या गवर्नमेंट का रोल है, या किसी एक सोसाइटी का रोल है? नहीं, एज एन इंडिविजुअल सबका रोल है। इसके लिए एक समिट, सबसे पहले अर्थ समिट रियो डी जेनेरियो में हुई थी 1992 में, फिर वर्ल्ड समिट 2002 में तुम्हारा जोहान्सबर्ग में हुई। 190 कंट्रीज आए थे और उन्होंने शपथ लिया था कि हम 2010 तक बायोडायवर्सिटी के लॉसेस को कम करके रखेंगे, और आज हम लोगों का जो बायोलॉजी है वो खत्म होता है। आई होप आप लोगों को बायोलॉजी में ये सब पढ़ने में मजा आया होगा बच्चों। मैंने बहुत कोशिश की कि मैं एकदम आसान भाषा में बायोलॉजी को एक कहानी की तरह पढ़ा सकूं। थैंक यू।